और ये मॉडल दिमाग में रखिए, फिर किसी की भी पूछने प्रासंगिकता बता सकते हैं। जब भी कोई पूछे कि प्रासंगिकता है या नहीं, तो नजरिया 2-3 क्षेत्रों में लेके जाना है। प्रासंगिकता का पहला स्तर यह होता है कि जो समस्याएं इस रचना में हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं। आमतौर पर अधिकांश लोग इसी को पूरा उत्तर मान के लिख के आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। आप भी 60-70% इसी पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो महत्वपूर्ण बात है ही। हम इसको 60% मान लेते हैं, 60 से 70 डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। दूसरा हो सकता है कि दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। दृष्टिकोण यानी कि नजरिया लेखक का, इस पर जनरली 20 से 30% आपको लिखना चाहिए। और तीसरी बात जो कहीं कहीं हो सकती है, साहित्यिक प्रासंगिकता, कहीं कहीं आप इस मॉडल को भी शामिल कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ मिल पाए तो, ना मिले तो कोई बात नहीं। तो जब भी प्रासंगिकता का सवाल आए, इन 3 पैरामीटर्स पे अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए और देखिए क्या क्या मिलता है। तो चलिए बताइए कि जो समस्याओं की प्रासंगिकता जो कि सबसे आसान है, उस पर तो आप धूमधाम से लिख देंगे, है ना। ऐसी समस्याएं बताइए जो उस समय थी और आज भी उसी अनुपात में या उससे ज्यादा या उससे थोड़े कम अनुपात में मौजूद है। किसान समस्या, किसान के मुख्य रूप से ऋण की समस्या। अब आप एग्जाम्पल क्या देंगे, आज का किसान भी होरी की तरह मरने को तैयार है। महाराष्ट्र में देखिए, पंजाब में देखिए, या तेलंगाना में देखिए, जो आत्महत्याएं हो रही है किसानों की, वो इसी बात का प्रमाण है। एकदम ऐसे जीएस यूज करने, करंट अफेयर्स यूज करके आने हैं, ठीक है। जब उत्तर लिखेंगे उसके हाल में कोई अगर आत्महत्या का प्रसंग हुआ, उसका नाम लिख के आइएगा। हाल ही में पंजाब के इस शहर में इतने किसानों की आत्महत्याएं हुई, या हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, वो बताता है कि होरी आज भी उसी स्थिति में जीने को बाध्य है। तो प्रासंगिकता के प्रश्न में लेटेस्ट रिपोर्ट्स, लेटेस्ट इंडेक्सेस, इनका इस्तेमाल करना है। इसको नोट करके गोल्डन लाइन से अंडरलाइन कर लीजिए उसको। तो लेटेस्ट इंडाइसेस या इंडेक्सेस, लेटेस्ट फैक्ट्स, लेटेस्ट एग्जांपल्स, इनका इस्तेमाल कीजिएगा। बस इतना बारीक अंतर बना रहे कि उत्तर हिंदी साहित्य का ही है, जीएस का नहीं है, ठीक। हिंदी साहित्य के बीच बीच में जीएस आए तो ठीक है, जीएस के बीच में हिंदी साहित्य नहीं आना चाहिए। अनुपात समझ पा रहे हैं, सारा खेल अनुपात का है, अनुपात ध्यान रखिएगा। तो किसानों की समस्या तो हो गई ये वाली एक। क्या किसानों की समस्या में धर्म, अंधविश्वास, मर्जाद आज भी है? ये पुराने काल की बातें हैं, सब आज भी है। तो धर्म, मर्जाद एटसेट्रा, इनकी समस्या आज भी है। अंधविश्वास भी क्या चीज होती है, मानना पड़ेगा। अभी दिल्ली में कुछ समय पहले 11 मूर्खों ने एक साथ आत्महत्या की थी। 11 थे कि 12 थे? 11 ही थे ना। हाँ हाँ, बुलाड़ी में। आपने देखा होगा सर? नहीं देखा? वीडियो देखा ना, वीडियो? अरे बड़ा फेमस वीडियो हो गया था वो, उसमें सब लोग लटके हुए हैं और कैमरा दिखा रहा है कि वो सब कैसे झूल रहे हैं। देखा ना आपने वीडियो? तो देखिए अंधविश्वास क्या चीज है। 11 लोग, जिनमें से एक लड़की सॉफ्टवेयर में इंजीनियर थी और एक अच्छी कंपनी में काम भी करती थी। उम्र मेरे ख्याल से 24, 25, 26, 27 के आसपास कुछ रही होगी। भले इस उम्र में व्यक्ति सबसे ज्यादा रैशनल होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और ऐसा अंधविश्वास कि सबको पता है कि आज ठीक इतने बजे इस तरीके से मरेंगे, तो पापा जो चले गए हैं उन्होंने बताया है कि चिंता मत करना, मैं देख लूंगा, मरना नहीं है, बस थोड़ी देर में आ जाना वापस। और थोड़ी देर में आ जाना इसका प्रमाण ये है कि छोले भिगो के सोए हैं कि सुबह खाएंगे छोले, फिर पत्रकारों ने खाए होंगे, उसके बाद पुलिस वाले खा रहे होंगे। ब्रेन वॉश में ताकत ऐसी है कि अगर किसी को ब्रेन वॉश करना आता हो ना, अच्छे खासे इंसान को गधा बना सकता है। तो अंधविश्वास से होरी बेचारा कैसे बचेगा? ये आजकल के लोग नहीं बच पा रहे, मध्य वर्ग के लोग, तो होरी से कैसे उम्मीद करेंगे आप? दो बातें। तीसरा बताइए और क्या समस्या है? बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी भी लिख लीजिए। सारी समस्या वही तो है, एकदम वही है। बेरोजगारी है, वेश्यावृत्ति है और सांप्रदायिकता है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं पिछले वाले प्रश्न में कि मैं सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं को कुछ अधिक विस्तार में लिखता है, क्योंकि आज के समय में उनका असर ज्यादा है। पिछले प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन में था ना कि मैं लिखता, मैं क्या करता? अब देखिए, मैं कुछ समस्याओं को कुछ विस्तार में लेके आता, जैसे सांप्रदायिकता। इससे आपको उपन्यास प्रेमचंद से बहुत अच्छा बन जाएगा। एक और लिख सकते हैं, मैं कुछ वर्गों को गोदान में या तो शामिल करता या थोड़ा ज्यादा मात्रा में शामिल करता। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं आदिवासी समाज की भूमिका थोड़ी सी बढ़ाता, और कुछ अन्य जैसे विकलांग समुदाय है, दिव्यांग समूह है, दिव्यांग समूह के भी चरित्रों को शामिल करता ताकि संवेदनशीलता उनके प्रति भी विकसित हो सके। समझ पा रहे? तो ऐसी 4-5 बातें लिख देंगे तो परीक्षक को प्रसन्नता हो जाएगी। ठीक है, पहला हिस्सा आप लिख लेंगे, इसमें कोई एक एग्जांपल दे दीजिएगा और बताइए कि समस्या आज भी प्रासंगिक है। नंबर 2, गोदान में प्रेमचंद का दृष्टिकोण जिन मामलों में लिखा है, क्या वो दृष्टिकोण किसी रूप में प्रासंगिक लगता है आपको? अगर हाँ, तो कौन से प्रसंगों में दिखता है ऐसा? प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या दिखता है गोदान में? ये प्रश्न कौन सा बता रहा हूं पता है? समाधान पक्ष। ये था गोदान की समस्याएं, ये है गोदान का समाधान पक्ष। प्रेमचंद ने गोदान में समाधान दिखाया तो है नहीं, किंतु समाधान के संकेत मौजूद है। और वो संकेत क्या है?
एक तो है कि गांव के बच्चे जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक अपने अधिकार समझेंगे नहीं। तो एक लिखिए ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था। एग्जाम्पल किसका देंगे? कौन बच्चा गांव का पढ़ने लिखने के बाद ठीक हो गया एकदम? कौन ऐसा बच्चा है जो गांव से शहर गया, थोड़ा समझा दुनिया को, अपने अधिकार मांगने लगा? गोबर है। गोबर का एग्जाम्पल लीजिए। तो प्रेमचंद गोबर के प्रतीक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जब तक गांव के लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। तो शिक्षा और जागरूकता कह लीजिए। यही बात किसानों के बारे में किसके माध्यम से करवाई है? राम सेवक। ध्यान है, जमींदार ने हल पीछे 2 रुपए का चंदा लगा दिया, वही वाला एग्जाम्पल। और तीसरा, वो दलित समाज को भी संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आपको मानवीय सम्मान न मिले तो मानवीय सम्मान छीन लो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपना हक छीन के लो। ये संदेश भी प्रासंगिक है। तो आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने जो समस्याएं दिखाई वो भी आज तक मौजूद है, उनका जो दृष्टिकोण था वो भी आज तक प्रासंगिक बना हुआ है। साहित्य के मामले में उन्होंने क्या उपन्यास लेखन में कुछ ऐसे प्रतिमान गढ़े इस उपन्यास में जो हिंदी साहित्य के लिए आज भी प्रासंगिक हो। ये थर्ड पॉइंट जरूरी नहीं है, सोच के देखिए, अच्छा लगे तो लिखिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। जैसे मैं अगर ये कहूं कि उन्होंने हिंदी उपन्यास के लिए एक नई भाषा का निर्माण कर दिया जो हिंदुस्तानी परंपरा की भाषा थी, और यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदी के साहित्य को भारत के आम आदमी की भाषा में होना चाहिए, खास आदमी की भाषा में नहीं होना चाहिए, आम आदमी की भाषा में होना चाहिए। यह नजरिया प्रासंगिक है। ऐसा लेखक जो आम आदमी की भाषा को साहित्य की भाषा का हिस्सा बनाए। यह बात आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लगभग पूरी दुनिया में एक गैप है इस मामले में। एक भाषा होती है आम भाषा, एक होती है साहित्य की भाषा। जैसे आप ही लोग हैं, आप लोग जिस भाषा में बातचीत करते हैं आपस में और जिस भाषा में उत्तर लिखते हैं वो एक जैसी है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग है। और ये गैप क्यों बना के रखते हैं? इसकी एक तो जायज वजह है कि जब आप तकनीकी बात करेंगे तो भाषा भी तकनीकी स्तर की होनी चाहिए, एक तो ये बात है। एक दूसरी बात भी है, और वो बात यह कि भाषा समाज को जितना जोड़ती है उससे ज्यादा तोड़ती है। एक स्टेटस सिंबल जो होता है ना, कि हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा स्टेटस बाकियों से बेहतर हो, एक कंपटीशन सब लोगों में आपस में चलता रहता है, पैसा ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, सम्मान ज्यादा है, ये सब लड़ाइयां चलती रहती हैं। मेरा सम्मान बाकियों से ज्यादा हो, इस लड़ाई में मेरे अस्त्रों शस्त्रों में एक है भाषा। और दुनिया में कोई ऐसा समाज नहीं है जहां भाषाओं के स्तर पर एकदम बराबरी का बर्ताव होता हो। जैसे भारत में देखिए, अगर आप में से किसी को अंग्रेजी आती है, धारा प्रवाह अच्छी अंग्रेजी आती हो, और आपके रूममेट को अंग्रेजी नहीं आती है, मान लीजिए वो हिंदी में बात करने में सक्षम है, बेशक उसकी हिंदी आपकी अंग्रेजी से बेहतर हो, वो हिंदी इतनी अच्छी सोचता हो, बोलता हो, लिखता हो, और आप अंग्रेजी में औसत है, बोलना आता बस आपको अंग्रेजी में, क्योंकि आप ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ सब अंग्रेजी बोल रहे थे, अभी बोलने लगे, इसमें क्या खास बात है? लेकिन भारतीय समाज के हिसाब से किसका सम्मान ज्यादा होगा? अंग्रेजी वाले का। हिंदी वाला जहां ऐसी दुनिया में जाए जहां सब अंग्रेजी में बात करते हैं, वो बेचारा सिर पिटा जाता है एकदम। और किसी ने अंग्रेजी में 2 सवाल पूछ ली तो बेचारा थैंक यू सॉरी बोल के निकल लेता है वहां से, क्या कर, नहीं समझ में आ रहा। हिंदी वाला हमेशा डरा रहता है, और अंग्रेजी वाला जिसको हिंदी नहीं आती ठीक से, वो हिंदी सभा में चला जाए और लोग कहें कि थोड़ा बोलिए, बोलेगा हैप्पी हिंदी डे, हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है, हम सब मिलकर बढ़ाएगा तो हिंदी आगे बढ़ेगा। और लोग तालियां पीटेंगे, वाह क्या बात है, उसको हिंदी आती है, उसको ठीक ठाक हिंदी आती है। क्योंकि भारत में किसी अंग्रेज को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, भारत में हिंदी बोलने वालों को शर्मिंदा होने की जरूरत है। ये चिंता की बात है, किसी भी देश के लिए चिंता की बात है कि वहां का व्यक्ति अपनी भाषा को बोल के शर्मिंदगी महसूस करता है। और ये इंडिविजुअल मामला नहीं है, सोशल मामला है। ये किसी व्यक्ति विशेष के चाहने से नहीं होता है, ये सामाजिक वातावरण के चाहने से होता है। ये समस्या का पहला हिस्सा था, दूसरा बाकी है इसमें। तब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये समस्या है, अंग्रेजी हमको नहीं आती है, बहुत भेदभाव होता है हमारे साथ, गलत होता है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा हिस्सा समस्या का ये है कि आपको हिंदी अच्छे से आती है। अब मान लेते हैं कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, मान लेते हैं एक सेकंड को, मैं जानता हूँ कि आपको आती है, लिखता इंग्लिश आती है, लेकिन एक सेकंड को मान लेते हैं कि नहीं आती है, हिंदी अच्छी आती है, और तकनीकी शब्द आपके पास ठीक ठाक है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, क्रोनी पूंजीवाद, ऐसे 200-250 शब्द आपके पास हथियार के रूप में इकट्ठे हो चुके हैं, और आप अपने गांव चले गए हैं। गांव के सब लोग बोल रहे हैं अपनी बोली में, ब्रजभाषा या अवधी या बुंदेली या बघेली या भोजपुरी में, और आप उनके सामने बोल रहे हैं मानक हिंदी में। तो बोले क्या है बबुआ, ठीक हो बबुआ? अब कह रहे जी अंकल जी मैं ठीक हूँ, आप स्वस्थ हैं? उसे लग रहा है कि ये वही बबुआ है कि दूसरा है। और तुम रामकृष्ण के छोरे हो ना? हाँ अंकल, मैं रामकृष्ण जी का बेटा हूँ, सुपुत्र हूँ उनका। आप चौधरी अंकल है? बोला हो तो चौधरी अंकल नहीं था यार, मैं अब तक चौधरी तो शुरू से था, अंकल पता नहीं कब से हुआ। अब वो बेचारा अपनी लोकल भाषा में बात कर रहा है बोली बोलने वालों पर, वो भी तो उसी आतंक का अगला स्तर है, पर वहां दिखता नहीं है क्योंकि वहां आतंकवादी हम हैं। जहां आतंक हमारे खिलाफ हो तब नजर आता है। अंग्रेजी का आतंक हिंदी पर जैसा है, वैसा आतंक हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं पर है, पर वो हमें नजर नहीं आता है क्योंकि हिंदी वाले हैं। तमिलनाडु को हिंदी सीखनी होगी वरना भारत छोड़ना होगा, पाकिस्तान भेज देंगे। अरे भाई श्रीलंका ही भेज दो, थोड़ा खर्चा कम होगा। और वो तो तैयार बैठे हैं, उनको मौका मिल जाए, उनको क्या दिक्कत है? उनको भारत से वैसा लगाव सुना जैसा आप लोग उत्तर भारत के लोग समझ रहे हैं। हर बात में धो, हिंदी सीखो,
क्या तूने तमिल सीखी है? हिंदी सीखो। वो हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्यों? तुमने डिसाइड कर लिया आपस में ही। राष्ट्र भी तुम्हारा, भाषा भी तुम्हारी, सब तुम्हारा। इसका कोई जवाब है नहीं हमारे पास। जब भाषा खंड पढ़ेंगे, ये डिबेट्स आएंगी उस समय। भाषा वाले खेल में हमेशा ध्यान रखना, थोड़ी मैच्योर व्यू रखिएगा। उस समय जब सोनिया गांधी बनने वाली थी पीएम, तो सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा? अगर सोनिया जी पीएम बनी, मैं अपने बाल मुंडवा लूंगी। ध्यान है आप लोगों को? आप लोग थे उस समय? अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, तो होंगे ही आप लोग, तो छोटे होंगे, चुनमुन टाइप के होंगे, लेकिन होंगे जरूर उस समय आप लोग। तो मैं अपने बाल मुंडवा लूंगी। अच्छा, उस समय देश के लोगों ने कहा कि इतनी नौटंकी की जरूरत नहीं थी। क्या ऐसी नौटंकी करने की जरूरत है? विदेशी महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी तो हम कैसे सहन करेंगे, ये वो, जिसको हिंदी भी नहीं आती है वो क्या देश संभालेगी? तो दक्षिण भारत में एक बरगद के वृक्ष हुआ करते थे, जो भगवान से 4-5 साल ही छोटे थे, करुणानिधि। कुछ लोग कहते हैं कि करुणानिधि और एक एमडीएच मसाले वाले जो हैं, ये दोनों बरगद के पेड़ों से पहले के लोग हैं और भगवान से 4-5 साल छोटे हैं। इन दोनों की उम्र को लेकर लोग ऐसा कयास लगाते हैं। आप तो चलेंगे करुणानिधि, लेकिन दूसरे बाकी हैं भी, वो भी चलेगा। एमडीएच वाले नहीं, वो हर महीने बताते हैं कि मैं हूं, अभी भी हूं। वो फोटो भेजते हैं कि मैं भी हूं, और भगवान करे कि हमेशा रहे, भगवान के साथ ही रहे, हमेशा रहे। तो उन्होंने कहा कि सुषमा जी ये बताइए, दक्षिण भारत के आदमी के लिए इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? सोनिया जी को अंग्रेजी आती है, हिंदी नहीं आती। आपको अंग्रेजी और हिंदी आती है, पर तमिल नहीं आती। तमिल उनको भी नहीं आती। तो हमें दो ऐसे व्यक्तियों को चुनना है जिनको तमिल नहीं आती, और हमारे लिए दोनों बराबर विदेशी हैं। तो हमारे लिए सोनिया गांधी भी उतनी ही विदेशी जितनी विदेशी आप हैं। आपके सारे तर्क हिंदी बेल्ट को ध्यान में रखे ही क्यों बनते हैं? क्यों आपके दिमाग में भाषाई साम्राज्य इतना भरा हुआ है कि हर समय आपको हिंदी ही हिंदी दिखाई पड़ती है, बाकी भाषाएं दिखती नहीं आपको? ये मैं सिर्फ आपको तर्क इसलिए बता रहा हूँ, इंजेक्शन लगा रहा हूँ कि आप समझ जाए कि ऐसी बातें होती हैं, आगे चल के होंगी ऐसी बातें। इसलिए प्रेमचंद बढ़िया है, वरना लोग क्या करते हैं, एक आएगा संस्कृत की भाषा बोल बोले तबाही मचा देता है, त्वदीयम तेभ्यम हम पता नहीं क्या कहते रहते, समझ नहीं आता है। फिर एक फारसी वाला 4 शब्द फारसी कैसे पटकेगा, परेशान की क्या बोल दिया। प्रेमचंद का भारी योगदान है, बहुत भारी योगदान है। और वो क्या है, हिंदी समाज का साहित्य आम आदमी की जुबान में होना चाहिए। कमाल की बात है। साहित्य की भाषा और जनता की भाषा में अद्वैत की स्थापना इसको बोलते हैं। रेयर बात है